जय हिंद दोस्तों। भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कार्यकाल है वो नवंबर में खत्म होने वाला है। उससे पहले इन्होंने ट्रेडिशन के आधार पर अपने सक्सेसर का अनाउंसमेंट किया है और जो है जस्टिस संजीव खन्ना, जो भारत के 51th सीजेआई बनने वाले हैं। इंडियन जुडिशरी पर नेपोटिज्म का ब्लेम लगता है और इसी नेपोटिज्म को आज इस वीडियो में खंगालने की कोशिश करते हैं कि ये ब्लेम जो है ये सही है या नहीं, या नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित है या फिर बॉलीवुड से ज्यादा अगर नेपोटिज्म कहीं है तो वो इंडियन जुडिशरी में है। अगर अभी वर्तमान के या जो 51 सीजेआई बनने वाले हैं उनकी चर्चा की जाए तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में जज बने 2006 में। 2019 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। जब 2019 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया तो एक कंट्रोवर्सी हुआ क्योंकि कई सारे सीनियर पीपल को हटाकर इन्हें प्रायोरिटी दी गई। जब प्रायोरिटी दी गई और कारण देखा गया तो पता चला इनकी काफी डीप रूट्स हैं इंडियन जुडिशरी में। कैसे? इनके जो फादर देवराज खन्ना रहे वो रिटायर्ड जज है दिल्ली हाई कोर्ट के, और इनके अंकल हंसराज खन्ना जो है वो रिटायर्ड जज है किसके? सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा, ये जो कहानी नेपोटिज्म की या फिर परिवारवाद की यहीं तक सीमित नहीं है या फिर आने वाले जज तक नहीं, ये वर्तमान के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या भारत के जो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, ये एक्स चीफ जस्टिस है इलाहाबाद के, साथ ही साथ एक्स जज है बॉम्बे हाई कोर्ट के। अगर इनके फादर या इनकी फैमिली ट्री देखी जाए तो इनके पापा YV चंद्रचूड़ जो है वो भारत के 16th सीजेआई रह चुके हैं। अच्छा, ये इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है, ये भारत के लॉन्गेस्ट रनिंग मींस सर्विंग चीफ जस्टिस है। ये कहानी इनसे पहले भी आती है, मींस सिर्फ 50 तक नहीं, भारत के 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित, इनके फादर जिनका नाम UR ललित था वो भी जज रह चुके हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। ये कहानी और आगे बढ़ती है। अगर आप देखा जाए तो जस्टिस PAN भगवती जो 17 चीफ जस्टिस के रूप में सर्व किए हैं, उनके जो ब्रदर्स उन्होंने जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट सर्व किया। जस्टिस JS वर्मा जो 27 चीफ जस्टिस थे, उनके सन इन लॉ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सर्व किए हुए। इनके बाद में अगर इस कहानी को देखा जाए तो जस्टिस के सुब्बा राव जो 9th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अभी उनके जो सन है वो सर्विंग जज है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, जिनका नाम है जस्टिस के राघवेंद्र। जस्टिस AS आनंद जो 29th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, इनके सन इन लॉ TS ठाकुर भारत के 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। मींस ये जो नेपोटिज्म है ये काफी हद तक हावी है इंडियन जुडिशरी में। कारण अगर देखा जाए तो इशू निकल कर आता है भारतीय संविधान के अनुसार जो चीफ जस्टिस या जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें इंडियन जुडिशरी को अगर देखा जाए तो वो कुछ लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे लोअर लेवल पर सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में जज के रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम जो है वो कंडक्ट की जाती है वहां जो बोर्ड्स होते हैं उनके द्वारा। बट जब बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज के रिक्रूटमेंट की आती है तो वहां पर यह काम जो है वो दे रखा है भारत के राष्ट्रपति को। पर भारत के राष्ट्रपति का रोल इतना ही छोटा है जितना इस स्लाइड में इस प्रेसिडेंट नाम, क्योंकि सबसे बड़ा रोल जो प्ले करते हैं वो जजेस प्ले करते हैं, और वो किसके थ्रू? तो भारत में एस्टेब्लिश कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू। ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसके हेड है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके साथ 4 जजेस, सीनियर मोस्ट जज, ये 5 लोग मिलकर भारत में जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो करते हैं और वो ऑफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और फाइनल मुहर जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा लगाई जाती है। इस सिस्टम को कॉलेजियम सिस्टम जो है वो कहा जाता है। और उसके पीछे अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो भारत के नागरिक होना या बाकी सब चीजों के अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि अगर आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो आपको इससे पहले 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जुडिशियल ऑफर और एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आप आना चाहते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज द हाई कोर्ट जज और एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस एज अ हाई कोर्ट एडवोकेट। ये 2 कंडीशन जो है वो कंडीशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए रख रखी। अच्छा, ये दोनों अगर आप फुलफिल करते हैं तो कॉलेजियन सिस्टम आपको क्या करेगा? रिक्रूट करेगा एज ए जज। बट कहानी जो है वो आगे आती है।
ये जो पूरा सिस्टम जो है भारत आजादी के बाद में, ये पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जब इंडियनाइजेशन इंडियन जुडिशरी सिस्टम का हुआ तो कॉलेजियम के पास चला गया। जब कॉलेजियम शुरुआत में आया तो उसमें सिस्टम था, एक थे सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज हुआ करते थे। अब इसके बाद में 1981 में एक कानून जो है वो पास किया गया भारत के जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा, और कहा गया कि सीजेआई का जो डिसीजन है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर बाइंडिंग नहीं रहेगा। 81 से 93 तक तो यही चला, बट 93 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया और कहा कि जो सीजेआई और 2 लोगों का या कॉलेजियम का जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग इन नेचर है, प्रेसिडेंट के पास और कोई ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। आने वाले टाइम पीरियड 1998 में ये जो 2 सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज थे इसको बढ़ाकर 4 कर दिया गया, मींस इसमें 2 और जज जोड़ दिए गए। वर्तमान का जो कॉलेजियम सिस्टम है वो 1998 का जो कॉलेजियम सिस्टम है वही चलता है, जहां पर एक सीजेआई होते हैं प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज जो है वो मिलके काम करते हैं। भारत सरकार ने देखा कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, तो खुद एंटर होने की कोशिश जो है वो उन्होंने की एक कानून के द्वारा जो 2014 में पास किया गया, जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014। इसके लिए भारतीय संविधान में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी किया गया। अब इस अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा गया कि एक जो है कमेटी बनाई जाएगी जिसका नाम रहेगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब इस कमीशन के मेंबर क्या, कितने मेंबर रहेंगे, तो टोटल 6 मेंबर्स रहेंगे। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, 2 सीनियर सर्विस सुप्रीम कोर्ट जज एक्स ऑफिशियो मेंबर, Union Minister of Law and Justice as an ex officio member, 2 eminent person nominated by a committee, ठीक है, include Prime Minister, CJI and the leader of opposition. So the 2 people will be there from what? So from the government part. तो अब इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, 3 लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट से हो जाएंगे और कितने लोग, 3 लोग आ जाएंगे इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वहां से, और ये 6 लोग मिलकर क्या करेंगे, ये अपॉइंटमेंट करेंगे जजेस का। बट ये वाली जो खुशी है वो सरकार के पास लंबे समय तक नहीं रह पाई, क्योंकि 2015 में 4:1, 5 जजों की एक बेंच ने 4:1 के रेशो में इस वाले जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और आपका जो बिल था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो करार दे दिया। अब इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाने के बाद फिर से जजेस के अपॉइंटमेंट की जो पावर है वो पावर आ गई कॉलेजियम के पास में, और लगातार ये जो फैमिली हायरार्की हम लोग देखते हैं कि हर जज जो है वो अपना रूट सकता है कि पुराने उनके पापा वगैरह जो थे या फादर वगैरह या अंकल जो भी वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किए, इनकी तादाद बढ़ने लगी। अब अगर पॉइंट ये आता है कि जुडिशरी में ही अगर नेपोटिज्म होगा, वही फेवरेटिज्म होगा, तो जो न्याय है वो न्याय कहां तक सही से मिल पाएगा। अब इसको लेके आने वाले टाइम पे क्या सुधार होते हैं, हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वो तो देखना है। आप इस बात पे क्या ओपिनियन रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।